So let us start fork system call. फॉक सिस्टम कॉल किस लिए यूज की जाती है? एक प्रोसेस जो आपका चल रहा है, लेट अस सपोज ये आपका प्रोसेस कोई चल रहा है सी में। अब इस प्रोसेस के बीच में अगर आपने फॉक दी हुई है सिस्टम कॉल, तो ये एक इसका एक चाइल्ड प्रोसेस बनाएगी with the same code as that of this। मान लो a.c थी, यहां पर इसने रैम में ये एग्जीक्यूट हुआ, जैसी फॉक आया सारे का सारा कोड चाइल्ड प्रोसेस में कॉपी हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, मान लो प्रिंट एफ हेलो, तो यहां भी प्रिंट एफ हेलो, लेकिन ये कोड तो सारे का सारा कॉपी हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी? जहां से ये वाली फॉक स्टेटमेंट खत्म हुई है। तो अब यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 बार हेलो। हाँ जी, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट हो? फॉक सिस्टम कॉल से क्या होगा? उस प्रोसेस में जैसी फॉक सिस्टम कॉल दी आपने, एक नया चाइल्ड प्रोसेस आपका बना। यहाँ पर देखो, फॉक वैसे कहने को तो हम सिस्टम कॉल कह रहे हैं, इसकी एपीआई का नाम भी इन्होंने फॉक ही दिया हुआ है। प्रोग्रामर क्या करता है? एपीआई को कॉल, तो हमने फॉक एपीआई या फॉक सिस्टम कॉल को कॉल किया, और यहाँ पर इसने चाइल्ड प्रोसेस को एक क्रिएट किया। लेकिन चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कहां से होगी? यहां से, यहां से ये फॉक स्टेटमेंट खत्म होगी। देखो अगेन, ये लिनक्स में करोगे तो ही सही चलेगा, विंडोज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि विंडोज में फॉक एक फंक्शन की तरह है, नॉट अ सिस्टम कॉल। हाँ जी, यहां तक डाउट हो किसी को? एग्जीक्यूशन में पहले चाइल्ड चलेगा ये हम नहीं बता सकते। एग्जीक्यूशन में के पहले चाइल्ड बनेगा चलेगा या पेरेंट, ये हम नहीं बता सकते। यूज क्या है इसका? बहुत सारे यूज हो जाते हैं जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग को देखते हो, तो आपके पास एक देखो, अभी तो आपको लगेगा कि कोड सेम ही कॉपी किया है, तो इसका यूज क्या है, लेकिन वो कोड आप बाद में एक दूसरी सिस्टम कॉल के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। यहां पर लेट अस सपोज मैं एक सिंपल कोड लिखता हूं, प्रिंट एफ हेलो। क्लियर? अब प्रिंट एफ हेलो लिखा, तो इसके बाद अब मैंने क्या किया? फॉक सिस्टम कॉल को कॉल किया। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं? प्रिंट एफ आए, और यहां स्लैश एन का यूज कर लो। ये सी में ही करना है भाई आप लोगों ने, सी प्लस प्लस भी नहीं करनी। मे बी आपकी रिजल्ट्स डिफरेंट आ जाएं, क्योंकि सिस्टम कॉल है, ये सी का ही उन्होंने दिया हुआ है इंटरफेस। बाकी सी प्लस प्लस में भी फॉक चल लेता है, लेकिन वो उसको एज अ सिस्टम कॉल नहीं लेता कई बार।
ठीक है, तो ये है आपका कोड जिसको किया सेव a1.c में। अब रन करेंगे, पहले कंपाइल gcc a1.c। देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, हेलो, फिर क्या हुआ, हाय एंड देन हाय। अब दोबारा कोड की तरफ जाएंगे, पहले आउटपुट देख लिया आपने सभी ने, ठीक है। अब दोबारा कोड को देखते हैं कि ऐसा प्रिंट क्यों हुआ, एक बार हेलो प्रिंट हुआ और 2 बार हाय, ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। देखो यहां पर प्रिंट एफ आपने क्या दिया, हेलो, जैसे इसको एग्जीक्यूट हुआ तो आपके सिस्टम ने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। यहां पर इसको क्या हुआ, फॉक सिस्टम कॉल एनकाउंटर हुई, तो सेम कोड, जैसे ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, पेरेंट वाला सेम कोड यहां से जो पूरा कोड था आपने लिखा प्रिंट एफ हेलो फॉक प्रिंट एफ हाय, ये सारे का सारा कोड कहाँ कॉपी हो जाएगा, एक नया प्रोसेस क्रिएट होगा, उसमें ये सारे का सारा कोड कॉपी होगा, सारे का सारा कोड अगेन चाइल्ड प्रोसेस में कॉपी हुआ। क्लियर। अब कॉपी तो सारे का सारा हो गया, लेकिन एग्जीक्यूट कहां से होगा, ये यहां से। तो अब यहां से एग्जीक्यूट होगा, एक पेरेंट प्रोसेस भी अब यहां पर है कंट्रोल, तो एक तो पेरेंट के लिए हाई प्रिंट हो गया, एक चाइल्ड के लिए हाई प्रिंट हो गया। तो ये आपकी आउटपुट आ गई जो अभी तक मैंने बताया है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार आप इस स्क्रीन को देखो, ठीक है, यहां पर अगर किसी को डाउट हो वो पूछ सकता है। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो, कहाँ गई जूम की से? हाँ जी, एनी डाउट? यस, चाइल्ड प्रोसेस तभी बनेगी जब फॉक वाई हेलो डिड नॉट प्रिंट ट्वाइस, हेलो क्यों नहीं 2 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि यहां पर आपका क्या था, कोड ऊपर से लेके नीचे तक पूरा चाइल्ड प्रोसेस में कॉपी हुआ, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस में भी एग्जीक्यूट कहां से होगा वो, आफ्टर दिस फॉक स्टेटमेंट। क्लियर, ये इसका फंडा है फॉक सिस्टम कॉल का, वो वहीं से स्टार्ट करेगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि हमारा चाइल्ड प्रोसेस का हाई है या पेरेंट प्रोसेस का हाई है। देखो आप दोनों प्रोसेस एक लाइन के कोड से ही, देखो अभी तक किया क्या है कि हमने फॉक सिस्टम कॉल क्या करती है, चाइल्ड प्रोसेस में कोड सारे का सारा एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है और सारे का सारा पेरेंट प्रोसेस का कोड वहां पर कॉपी कर देती है, लेकिन एग्जीक्यूट कहां से होना स्टार्ट होगा, आफ्टर दिस फॉक स्टेटमेंट इन द चाइल्ड प्रोसेस। तो चाइल्ड प्रोसेस भी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है अभी। यस रुचिका, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। सो प्रिंटफ में भी आपके पास
उसका printf हाई चलेगा और एक पेरेंट प्रोसेस का हाई चलेगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पेरेंट प्रोसेस के लिए हेलो प्रिंट हुआ, फिर फॉक सिस्टम कॉल चली, उसने सारे का सारा कोड चाइल्ड प्रोसेस में भी कॉपी कर दिया, और लेकिन एग्जीक्यूट चाइल्ड प्रोसेस में कहां से होगा, आफ्टर दी फॉक सिस्टम कॉल, मतलब हाई से। तो पेरेंट प्रोसेस में भी वो हाई स्टेटमेंट पर था और चाइल्ड प्रोसेस में भी हाई स्टेटमेंट से स्टार्ट किया। तो इसकी आउटपुट क्या प्रिंट की उसने, हेलो, हाई एंड हाई। क्लियर? अभी इसके ऊपर हम और कोड करने वाले हैं, तो मे बी आपको समझ में आता जाए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि हेलो और हाई में, सॉरी, पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस में डिफरेंशिएट कैसे करें, कि ये अब उसके बाद दोनों का कोड सेम है, तो ये वाला हाई पेरेंट का था या चाइल्ड का, हम कैसे बता सकते हैं। देखो, जो आपकी फॉक सिस्टम कॉल होगी, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया int d इक्वल्स टू फॉक। अब इसका मतलब क्या है, अब d में फॉक की वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन वो वैल्यू कौन सी होगी, ध्यान से सुनना। चाइल्ड के लिए फॉक की वैल्यू कौन सी होगी, 0। चाइल्ड के लिए फॉक की वैल्यू कौन सी होगी, 0। और पेरेंट के लिए कौन सी होगी, जो चाइल्ड प्रोसेस का प्रोसेस आईडी है। दोबारा सुनो, डी में चाइल्ड के केस के लिए कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 0। ठीक है, और पेरेंट के लिए कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, चाइल्ड प्रोसेस का प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी तो समझते हो ना, प्रोसेस का नंबर, वो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वैसे दिखाता है PID, और चाइल्ड के केस में भी वैसे दिखाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसा ही शेड्यूल किया है। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही उसको बनाया है ऐसा। क्लियर? अब इस चीज को देखने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया इफ d इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ d इक्वल्स टू 0, यहां पर लिख देता हूं मैं हाई चाइल्ड प्रोसेस else या else if d is greater than 0, then printf यहां पर लिख दें हम हाई पेरेंट प्रोसेस ठीक है। सॉरी, हम प्रिंट की इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, यस, प्रोसेस आईडी के लिए, लेकिन मैं दोबारा आपको एक और प्रोग्राम करवाने वाला था। चलो एनीवेज आपने बोला है तो मैं यहाँ पे डी की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको सेव करना होगा और इसने डी की वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं की, या परसेंटाइल डी नहीं लगाया, सॉरी। यहाँ पर हमें परसेंटाइल डी भी लगा दो आप।
ठीक है, और सेव भी, सॉरी कंपाइल नहीं किया इसको। ये देखो पेरेंट के लिए डी की वैल्यू क्या आई 7364 और चाइल्ड के लिए क्या आई 0। ठीक है, तो लेकिन ये जो 7364 है एक्चुअली ये चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है। क्लियर, एक्चुअली ये चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, ये एक्चुअली चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है। अब इसको ये मैंने तो बोल दिया कि ये चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है, लेकिन आप चेक कैसे करोगे इसको कि ये चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है? तो यहाँ पर लिनक्स में जीसीसी कंपाइलर में आपके पास गेट पीआईडी नाम का फंक्शन है, आप उसको यूज करके चेक कर सकते हो। कैसे, वो मैं अभी बता रहा हूं। यहां पर बजाय के मैंने प्रिंट करवा लिया गेट पीआईडी, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस की प्रोसेस आईडी बताएगा, उस प्रोसेस की आईडी बताएगा। क्लियर, गेट पीआईडी विल रिटर्न प्रोसेस आईडी ऑफ दैट प्रोसेस, प्रोसेस आईडी विल रिटर्न प्रोसेस आईडी ऑफ दैट प्रोसेस। अब इसको, यहां तक भी किसी को डाउट हो, एनी डाउट किसी भी तरह का? अब इसको रन करके देखेंगे हम। कंट्रोल एस फॉर सेविंग एंड देन रन। ये देखो इस केस में अब बिल्कुल सेम आया है, क्योंकि जो चाइल्ड प्रोसेस की आईडी थी फॉक में पेरेंट के लिए वही रिटर्न होगी। क्लियर है ये? नो, ये हम बता ही नहीं सकते कि पेरेंट प्रोसेस विल ऑलवेज बी कंप्लीटेड फर्स्ट, ये हम बता ही नहीं सकते। आपको उसके लिए वेट सिस्टम कॉल लगानी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ करना है। देखो अगर पेरेंट प्रोसेस ही खत्म हो गया तो उसका मतलब कि जो इसमें टर्म यूज होती है ऑर्फन प्रोसेस, तो उसका चाइल्ड प्रोसेस क्या बन जाएगा, ऑर्फन। वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, फॉक का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। फॉक का मतलब क्या है कि फॉक सिस्टम कॉल से क्या होगा, उस प्रोसेस से ही उसकी एक चाइल्ड प्रोसेस की क्रिएशन होगी जिसमें कोड सेम होगा, लेकिन कोड की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम दैट फॉक सिस्टम कॉल। प्रिंटेड इसमें जीरो क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि यहां पर हमने जीरो को प्रिंट ही नहीं करवाया। ये देखो अगर कोड की तरफ देखोगे आप, यहां पर डी की वैल्यू प्रिंट ही नहीं करवाई, आप इसमें डी की वैल्यू प्रिंट करवा लो यहां। ठीक है, तो आपकी वो जीरो वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखो ये जीरो वैल्यू भी यहां पर चाइल्ड के केस में आ गई। देखो यहां पर आपकी, मैं आपको कोड दोबारा बता देता हूं इसका। मैं कैसे भी ये बता नहीं सकता। देखो उन्होंने बोला कि इफ स्टेटमेंट में, देखो यहाँ इफ डी इक्वल्स टू जीरो हमने पहले ही किया है, तो लेकिन अब यहाँ पर डी की वैल्यू रिटर्न होगी, मे बी वो पेरेंट को चला दे, मे बी वो चाइल्ड को चला दे, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो भी हमने अभी तक कोडिंग की है। क्लियर, तो उसके बारे में आप श्योर हो ही नहीं सकते कि पहले आपका चाइल्ड चलेगा या पहले आपका पेरेंट चलेगा। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो आउटपुट को यूजिंग वेट सिस्टम को। ठीक है, वो बाद में हम करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? और
यस यस यस, यू कैन डू। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि कोड पूरे का पूरा कॉपी होता है ना, कोड पूरे का पूरा कॉपी होगा। मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे चाइल्ड में लिख रहा हूं मैं, अब ये चाइल्ड वाले केस में a की वैल्यू, तो वो a की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ये देखो 5 को उसने प्रिंट करवा दिया। देखो इसको अगर हम why 0 is at always at last, 0 लास्ट में इसलिए क्योंकि हम 0 को प्रिंट लास्ट में करवा रहे हैं। यहां पर डी लिखूंगा तो वो लास्ट में है। अब बाई चांस से आपका पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये चाइल्ड में तो जस्ट किसी ने क्वेश्चन किया था मुझे कि क्या ये अगर फॉक्स से ऊपर कोई वेरिएबल की वैल्यू है, क्या चाइल्ड प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। सो गेट पीआईडी, मैं पीआईडी रिमूव कर देता हूं यहां से। क्लियर? तो हमने पीआईडी रिमूव किया तो 0 आई उसकी, क्योंकि हमने उसको वो वाली वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे। क्लियर? सॉरी, अब यहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स जनरली आपको क्विज में पूछे जाते हैं, ठीक है। मे बी, मुझे प्लेसमेंट एग्जाम्स का तो पता नहीं, मे बी उसमें भी पूछे जा सकते हैं, या आपको एक दो बार एमएसटी में भी आया है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक्स जरूरी थे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि एक फंक्शन होता है गेट पीपीआईडी। पीपीआईडी स्टैंड्स फॉर पेरेंट प्रोसेस ऑफ दैट प्रोसेस। तो आप चाइल्ड प्रोसेस में अगर गेट पीपीआईडी करोगे और पेरेंट प्रोसेस में गेट पीआईडी करोगे तो वो भी सेम वैल्यू शो करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट है अब हमारे पास जैसे क्वेश्चंस, आपको इसमें आते हैं। अब हाई कितनी बार प्रिंट होगा? हाउ मेनी टाइम्स हाई विल बी प्रिंटेड? 2 टाइम्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। हाई विल बी प्रिंटेड 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट। अब हाई कितनी बार प्रिंट होगा? चैट में बताओ। यस, 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स क्यों हुआ, ये अभी हम देखेंगे, इसका वे क्या है। ठीक है, ठीक है। 4 टाइम्स क्यों हुआ ये अभी हम देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। फिर अगर यहाँ पर जितनी बार भी होगा, देखो इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रैम करो। अगर यहाँ पर होगा ये, तो कितने टाइम्स होगा?
8 टाइम्स। अब आप बोलोगे कि ये तो सीधा फॉर्मूला है 2⁻³ जितनी बार भी फॉक होगा हमारे पास उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे। बिल्कुल सही बात है कि आपके पास उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे, लेकिन ऐसा क्यों आया वो हमें देखने की बात है। और आपने इसको क्रैम नहीं करना, ये सजेशन है सॉरी मेरी तरफ से कि इसको क्रैम नहीं करना आप लोगों ने। तो इसके लिए हमने अगर मान लो कि जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस था वो क्या था मेरे लिए पेरेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस मेरे लिए मेन पेरेंट प्रोसेस था। क्लियर? जैसे फर्स्ट टाइम फॉक आया तो एक तो आपका पेरेंट प्रोसेस चला और एक इसका चाइल्ड प्रोसेस बना फर्स्ट फॉक के टाइम। उस चाइल्ड प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया C1। क्लियर? अब सेकंड फॉक आया, अब ये वाला फॉक किसके ऊपर लगेगा? P के ऊपर भी लगेगा और C1 के ऊपर भी लगेगा। तो अब क्या बनेगा? PC2। और अगर मैं वैसे बात करूं यहां पर D की वैल्यू या जो फॉक की क्या रिटर्न वैल्यू होगी? पॉजिटिव, यहां पर 0, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर 0, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर 0। क्लियर? अब नेक्स्ट आया, ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं क्योंकि पेरेंट प्रोसेस के लिए चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करता है। क्लियर? जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस के लिए वो क्या रिटर्न करता है? 0। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा? अगेन PC3 अगेन पॉजिटिव 0, C2 यहां पर C4 आ जाएगा, ये अगेन C1 C5। कहीं गलती तो नहीं है कि नंबरिंग में? ठीक है, तो कहीं नंबरिंग में गलती लग रही है मुझे क्योंकि आंसर सही नहीं आ रहा। यहां पर C2 और C2 सेम हो गए तो यहां पर इसको मुझे C3 करना पड़ेगा, यहां पर C4, यहां पर C5, यहां पर C6, अगेन C3 C7। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हुए? एक पेरेंट प्रोसेस जो मैंने एक तो P हो गया एंड देन C1 टू C7। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हुए? 8। आपने ऐसे ट्री से ये बना लिया क्योंकि ये सीधा था तो आपको करना इजी लगा। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? मैं देखो अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि तब तक आपकी मुझे चैट बॉक्स दिखाई नहीं देती जब मैं एडोपेन प्रो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां तक C2 पे C3 एंड C4 क्यों हुआ मैं बता देता हूँ अभी। कहा C2 पे? ये देखो C2 एंड C5 है, C2 एंड C5 है, C3 तो हुआ ही नहीं। हाँ, ये तो देखो आपके पास जहां भी फॉक सिस्टम कॉल आएगी, जहां भी देखो सबसे पहले पहली फॉक सिस्टम कॉल आई तो आपने क्या किया? P और C1 में वो हो गया। नेक्स्ट अब फॉक सिस्टम कॉल आई वो P पे भी लगेगी और C1 पे भी, तो P एंड C2, C1 एंड C3। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हो गए? 4। फिर एक और फॉक सिस्टम कॉल आ गई तो ये चारों प्रोसेसेस पे लगेगी ना वो फॉक सिस्टम कॉल, तो वो चारों प्रोसेसेस पे लग गई। एक तो वही प्रोसेस रिटेन हो रहा है ना आपका, जैसे P। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस विल बी 8। हाँ जी, किसको? यस हर्ष, दोबारा सुन लो इसको। सबसे पहले फॉक आया आपके पास कोड में, ठीक है? जैसे ही फॉक आया
यहां पर, तो आपने क्या किया, पेरेंट प्रोसेस था, उसके दो प्रोसेसेस बन गए, मतलब एक पेरेंट एक चाइल्ड। क्लियर। अब सेकंड फॉर्क आया तो इसमें अब ये दोनों पे फॉर्क चलेगा ना, तो अगेन P C2 C1 C1 एंड C1 C3, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। नेक्स्ट आया तो ऐसे आपने नेक्स्ट एक्सपेंड कर दिया। क्लियर। ये तो बड़ा सिंपल सा आपके पास सिनेरियो था। अब यहां पर अगर मैं हाई को रन करूंगा तो कितने हाई रन होंगे, कितनी बार प्रिंट होगा, 8 टाइम्स। ठीक है, यहां पर कितनी बार रिटर्न होगा, प्रिंट होगा 8 टाइम्स। इसको मैं अगर साथ में इजीनेस के लिए ये कर, अगर इसको काउंट करोगे ये 8 टाइम्स आपके पास हाई आ गया। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस 7 होगा और पेरेंट 1, यस, तो टोटल 8 हो गए। क्लियर। अब ये मैंने आप फॉर्मूला से करने को क्यों नहीं बोला, आप कहोगे कि मैंने ये ट्री क्यों बनाया, क्योंकि कई बार जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे आ जाता है आपको, कई बार जो आपका क्वेश्चन है वो कैसे आ जाता है एग्जाम में आपको, यहां पर लेट अस सपोज इंट मेन या सॉरी वॉइड मेन, ठीक है, इसके लिए अपनी समझ से वो ट्री बनाओ इस प्रोग्राम के लिए, फिर मैं इसका प्रोग्राम पे पहले चला के दिखाऊंगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। विद इन आपके पास 2-3 मिनट्स का टाइम है, आप इसके लिए कोड बनाओ, सॉरी ट्री बनाओ। फॉक्स सिस्टम कॉल कॉल हो गया है इसमें, इसमें फॉक्स सिस्टम कॉल यहाँ पे कॉल होता है, अगर आपको नहीं मालूम मैं इसका बता दूंगा आपको। नहीं, अकेला हाई नहीं आएगा, वो अभी चेक कर लेते हैं ये कैसे हुआ, उसके बाद देखेंगे। सभी अपने पास अपना लिख के रखो जो भी आंसर है, तो इसको मैच कर ले, मैच करेंगे, जिसको ये नहीं समझ में आया उसको फिर वैसे भी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अभी आपने देखा कि यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर फॉक आया, डेट मीन्स पहले ये रन होगा, पहले यहाँ पर ये वाला रन होगा, अगर ट्रू है फिर हम आगे देखेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर फॉक आया तो क्या होगा, पहले एक पेरेंट प्रोसेस था, इसके लिए पॉजिटिव, और एक इसका चाइल्ड बनेगा, उसके लिए ये क्या होगा 0। अब अगर ये ट्रू है
अब अगर ये ट्रू है देन ये इसको चेक ही नहीं करेगा, क्यों? और कंडीशन है। और में क्या होता है, अगर यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, अगर एक भी ट्रू है तो वो आगे की कंडीशंस को चेक नहीं करता, तो वो क्या प्रिंट करेगा? हाय। क्लियर? लेकिन चाइल्ड के केस में क्या है, ये फॉल्स। चाइल्ड के केस में क्या है, ये फॉल्स। देन अगेन इट मूव्स हियर, तो यहां पर उसको क्या मिला? अगेन फॉक है, तो यहां पर सी, इसको C1 कह लो, एंड C2। अब किस कंडीशन में वो इसको एंटर करेगा? C1 वाली कंडीशन में क्या होगा इसका? यस, C1 वाली कंडीशन में ये ट्रू होगा और C2 वाली कंडीशन में ये वाला फॉल्स होगा। तो अगर मैं इसमें पेरेंट की बात करूं, देखो अब हमारे पास ट्री ऐसा बना, लेकिन ये प्रोसेसेस है। पेरेंट के केस में ये क्या हो गया? ट्रू, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये रन होगा और हाई प्रिंट कर देगा। पेरेंट का केस तो खत्म हो गया। नेक्स्ट, जो चाइल्ड था उसके केस में ये क्या था? 0, तो उस केस में प्रोसेस कहां जाएगा? नेक्स्ट फॉक के ऊपर। तो यहां पर क्या किया? C1 के केस में प्लस और C2 के केस में अगेन ये क्या है? 0। तो C1 प्रोसेस के लिए ये वाली फॉक स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू, जो कि पहले फॉल्स थी, पहले वाली फॉल्स थी, और सेकंड वाली क्या होगी? ट्रू। तो ये अगेन हाई प्रिंट कर देगा क्योंकि और कंडीशन थी। यस अलविंदर, मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आया हाई। देखो यहां पर चाइल्ड अब क्या बन गया है? पेरेंट। C1 अब यहां पर C1 और C2 के लिए क्या है? पेरेंट। तो C1 के लिए प्लस है और यहां पर C2 किसका चाइल्ड है? 0 का, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर? तो अभी हम C2 के केस में इसकी वैल्यू दोनों की क्या होगी? फॉल्स एंड फॉल्स। जिसको नहीं समझ में आया देखो दोबारा देखो इसको। कंडीशन थी आपकी इफ फॉक पहले आपके पास पेरेंट प्रोसेस था। क्लियर? अब यहां पर पेरेंट प्रोसेस था और यहां पर फॉक सिस्टम कॉल एनकाउंटर हुई। यहां पर फॉक सिस्टम कॉल एनकाउंटर हुई, तो आपने क्या किया? पेरेंट का और यहां पर चाइल्ड। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा, इसके बाद कंफ्यूजन है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि पहले पेरेंट एंड चाइल्ड। अब क्या ये पेरेंट पी के लिए, यहां पर C1 इसको नाम दो, क्या ये P के लिए इस ये वाली फॉक पे जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां पर P के लिए ये एक पॉजिटिव है, मतलब ट्रू वैल्यू है, तो आगे वाली स्टेटमेंट को ये चेक ही नहीं करेगा। तो ये इसने क्या कर देना है? प्रिंटफ आई थी जो स्टेटमेंट, उसको प्रिंट कर देना है पेरेंट ने। अब C1 प्रोसेस के लिए इसकी फॉक की वैल्यू क्या थी? 0, मतलब फॉल्स। तो ये अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट वाली कंडीशन और है, तो ये चेक होगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो चाइल्ड 1 को क्या मिला? अगेन फॉक। तो अब चाइल्ड 1 क्या हो गया इसके लिए? पेरेंट पॉजिटिव, और C2 क्या हो गया? 0। तो अब यहां पर चाइल्ड 1 के लिए पॉजिटिव नंबर आ गया, मतलब ट्रू वैल्यू आ गई, तो अगेन चाइल्ड 1 क्या प्रिंट करेगा? हाई। एंड व्हाट अबाउट C2? C2 के लिए तो अभी यहां पर कौन सी वैल्यू है? 0, आगे कुछ है नहीं, तो इसके लिए हाई नहीं प्रिंट होगा।
तो इट विल प्रिंट हाई 2 टाइम्स। अब किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से डाउट पूछो। यस, अगर कंफ्यूजन है तो डाउट पूछो। अब किसी को डाउट है भाई? देखो, इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, आपको अभी वो समझ में नहीं आया। डायग्राम मैं दिखा देता हूं आपको एक बार और, जिसने देखनी है डायग्राम से, लेकिन कोई डायग्राम कहाँ गई? क्लियर? देखो, अभी ये हम पूरा अच्छी तरह से करेंगे। कल अगर छुट्टी भी हुई तो हमारी क्लास होगी और ये फॉक सिस्टम कॉल आगे चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ कि किस प्रोग्राम से आप लोगों ने इसको करना है। लेट अस सपोज A3.C। जन्माष्टमी की कैलेंडर में लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे भी होगी क्या नहीं, ये नहीं पता। थापर के कैलेंडर में 12th को लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब हम प्रोग्राम को देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो यहां पर हमने ये एक void main का फंक्शन है और ऊपर आपने 3 फंक्शन बना लिए, int f1, यस। किसी को डाउट है? चलो, मुझे लगता है अभी आपके पास 5 मिनट है। आप लोगों ने करना क्या है, इसको रन करके देखना। प्रिंट एफ हाई लिखना है यहाँ पे, और इसको किया। तो अब यहाँ पर आपको इसकी रिटर्न वैल्यू सेट कर देनी है। लेट अस सपोज या 0 करनी है या कोई पॉजिटिव नंबर करना है। लेट अस सपोज इस केस में ये क्या कर दिया मैंने, फॉल्स। और ऐसे ही आपने 3 फंक्शन बना लेने हैं। और ये रिटर्न वैल्यू हम बार बार स्विच करते जाएंगे ताकि हमें आउटपुट का, डिफरेंट आउटपुट्स का पता लगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेन में आपने इनको कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली वही स्टेटमेंट जो आप आगे लिखते हो,
उसमें लिखी थी फॉक वाले में, आपने इसको लिखना इफ F1 F2, ठीक है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने ट्राई करने हैं, इनका क्या होगा, यहाँ एंड और को हिलाते जाना और यहाँ पे प्रिंट एफ करना कोई वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू आएगी, कैसे ये कोड आपका वर्क करता है। प्लीज इसको देख लो, ये घर से ट्राई करना है, अगर हो गया वेल एंड गुड, वरना मैं कल करवाऊंगा, कल आपकी क्लास भी में भी मैं 2 घंटे की ले लूं ताकि ये फॉक सिस्टम कॉल हमारी कंप्लीट हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट कल मिलेंगे। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वरना हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। जिसको लगानी होगी क्लास वो लगा ले, जिसको नहीं लगानी वो ना लगा ले, ठीक है।